नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम कभी किसी मॉल में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि कुछ सब्जियाँ जो सर्दी की ऋतु में आया करती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे हमें, वो आज हर मौसम में हमें मिल रही है। हर मौसम में हमें हर फल उपलब्ध हो रहे हैं। गाजर, मटर, भिंडी, सब्जियाँ जब हम चाहें तब उपलब्ध है। अगर हम हमारे बुजुर्गों से बात करेंगे तो उनसे हमें जानकारी मिलेगी कि ये सब्जियां जो है वो सीजनेबल रूप से आया करती थी। लेकिन आज हम जहाँ सर्दी अधिक है, वहाँ ग्रीष्म या उष्ण वातावरण के जो पदार्थ हैं या जो सब्जियां हैं या जो फल फ्रूट हैं, वो सब वहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव है? ये संभव हुआ कैसे और ये संभव बनाया किसने? ये संभव हो पाया विज्ञान के कारण, तकनीक के कारण। और उसी तकनीक और विज्ञान का जो मिश्रित रूप है, वही जैव प्रौद्योगिकी है, जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे जीवन को आसान, सुगम, सरल बना रही। तकनीक के प्रयोग से हम जो वस्तुएं हम उपलब्ध मौसमों के कारण नहीं कर पा रहे थे, या जिन उत्पादों को हम उच्च गुणवत्ता का प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी को बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं, इंग्लिश में से बायो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है क्या बच्चों? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायो और दूसरा है तकनीक। तो बायो को हम जैव या जीवों के रूप में जानते हैं, जिसमें पादप आते हैं, जिसमें जंतु आते हैं और जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। और टेक्नोलॉजी से हमारा तात्पर्य है तकनीक से, प्रौद्योगिकी से। तो जंतु जीवों के क्षेत्र में हम अगर तकनीक का प्रयोग करें और उस तकनीक से लाभदायक वस्तुएं का उत्पादन करें, सजीवों जिनमें पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव है, इनमें किसका प्रयोग करें? तकनीक का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें। और इस प्रौद्योगिकी के द्वारा हम लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन करें। लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन करें, तो यह क्या कहलाता है? यह जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो से तात्पर्य है पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, और टेक्नोलॉजी से तात्पर्य है तकनीक से। अगर हम जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी को और अधिक अर्थों में हम देखें, तो ये विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवों का, इसके अंतर्गत पादपों का, जिसके अंतर्गत पादप कोशिकाओं का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है और औद्योगिक स्तर पर लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और ऐसी वस्तुएं जो ह्यूमन के, मानव बॉडी के यूज में आ सके। तो विज्ञान की वह शाखा बायो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो पहली पहली इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। विज्ञान की शाखा जिसमें हमने जैव में तीनों चीजें ली, पादप लिए, जंतु लिए और सूक्ष्म जीव लिए। पादप,
सूक्ष्मजीव और जंतु। पादपों के साथ भी काम हो रहा है, जंतुओं के साथ भी हो रहा है, और सूक्ष्मजीवों के साथ भी कार्य हो रहा है। और इनका औद्योगिक स्तर पर और लाभदायक रूप से तकनीक के माध्यम से उत्पादन करना ही क्या है? बायो टेक्नोलॉजी है। ये तो हुई बात जैव तकनीक के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको सबसे पहले शुरुआत करने या शुरुआत में इसके बारे में जानकारी देने वाला वो वैज्ञानिक थे हंगरी के, और उन्होंने जानकारी से पहले दी 1919 में। हंगरी के वैज्ञानिक, उनका नाम था कॉर्ल इरेकी। कॉर्ल इरेकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1919 में कॉर्ल इरेकी ने सर्वप्रथम बताया था इसके बारे में। विश्व में सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो कॉर्ल इरेकी थे। कौन से वर्ष में बताया? तो 1919 में बताया। ये कहाँ के थे? तो हंगरी के। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर, भारत में बात करूं तो किरण मजूमदार शॉ, इन्होंने भारत में सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के बारे में इन्होंने बताया था। तो सबसे पहले विश्व में वैज्ञानिक है कॉर्ल इरेकी, और भारत में है किरण मजूमदार शॉ। अभी तक हमने जैव प्रौद्योगिकी कहां से निकला, किसने इसके बारे में जानकारी दी, ये अभी तक हमने चर्चा की। अगर हम विश्व स्तर पर इसकी बात करें जैव प्रौद्योगिकी, तो यूएनओ ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है ICGEB। याद रह जाएगा, ICGBE। विश्व स्तर पर यूएनओ द्वारा क्या संस्थान बनाया गया? ICGEB, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीक का, इंजीनियरिंग का और एक बड़ा सेंटर के रूप में काम करेगा। ICG, थोड़ा लिस्ट है, ICGEB किसके द्वारा स्थापित किया गया? यूएनओ के द्वारा स्थापित किया गया, अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी केंद्र। ठीक है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग अंतरराष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजिकल केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग बायो टेक्नोलॉजिक केंद्र। अगर पूरा नाम अपने को पूछ ले तो ICGEB पहली संस्था यूएनओ द्वारा स्थापित थी, जो सबसे पहले यूएनओ ने बनाई थी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इस ICGEB द्वारा दो केंद्र बनाए गए, एक केंद्र भारत में भी है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में है। तो भारत में कहां है इसके केंद्र? तो नई दिल्ली में है। कहां है इसके केंद्र? नई दिल्ली में है। एक इसका केंद्र है वो है ट्रिएस्टे में, इटली में। ये जो संस्था है IGEB, इसके दो केंद्र हैं। एक तो कहां पर है? नई दिल्ली में, और दूसरा केंद्र है वो है ट्रिएस्टे में।
ट्रिएस्टे कहाँ पड़ता है? तो इटली में। भारत में जो नई दिल्ली में केंद्र स्थापित किया गया, ये जरूर आप याद रख लें, 1987 में इसको स्थापित किया गया। 1987 में अपने को ये ध्यान में रखना है। वापस रिपीट करते हैं हम। विश्व स्तर पे यूएनओ द्वारा आईसीजीईबी की स्थापना की गई। आईसीजीईबी का पूरा नाम है आनुवांशिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर, और इसके दो सेंटर हैं। एक सेंटर नई दिल्ली में स्थापित है और एक सेंटर ट्रिएस्टे इटली के अंदर स्थापित है। अब भारत सरकार ने भी इस केंद्र के स्थापित होने से पहले भारत सरकार ने भी जैव टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो स्वीकार कर लिया था। तो भारत सरकार ने 1982 में एनबीटीबी की स्थापना की। ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी नहीं है, एनबीटीबी। भारत सरकार ने एनबीटीबी की स्थापना की, और किस वर्ष की? तो 1982 में। इस एनबीटीबी का पूरा नाम है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। पता जाएगा, नेशनल बायो टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है, इसके भारत में 6 स्वायत्त संस्थान इसके अंडर काम करते हैं। नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड के अंडर में कितने संस्थान हैं? 6 स्वायत्त सेवी स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त जिसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट जो होता है, जिसमें सबसे पहले 6 अपने संस्थान है एनबीटीबी के अंडर में। इसमें पहला है राष्ट्रीय पादप, नंबर 1 राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र, और ये कहां पर स्थापित है? तो ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है पहला इंपॉर्टेंट संस्थान। दूसरा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये भी अनुसंधान केंद्र है, ये भी अनुसंधान केंद्र है, और याद करने में आसानी रहेगी, ये भी नई दिल्ली में है। कितने स्वायत्त शासित संस्था है इनकी? 6 है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है वो भी नई दिल्ली में है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, बस यहां अनुसंधान की जगह अनुसंधान शब्द नहीं आके विज्ञान संस्थान का नाम आएगा, विज्ञान संस्थान। ये भी कहां पर स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। तो देखो, 6 स्वायत्त शासित संस्थान में से 3 तो नई दिल्ली में, 3 भारत के अलग इलाकों में है। तो याद रह जाएगा, नई दिल्ली में कौन सा? पादप जीनोम है, पादप जीनोम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, और प्रतिरक्षा विज्ञान जो संस्थान है वो है। तो 3 संस्थान तो आ गए नई दिल्ली में। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय कोशिका जो सेल से संबंधित है विज्ञान केंद्र, वो पुणे में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो पुणे में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये कहां पर है? पुणे में है।
बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए पुणे, बेंगलोर नई दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जॉब्स क्रिएट की जगह वही है। तो यहाँ पर नई दिल्ली में 3 संस्थान आ गए, एक पुणे के अंदर आ गया। अगर मैं बात करूं, कभी पूछ ले डीएनए, ये 5वां केंद्र है, यही लिख लेते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, नहीं बोर्ड में 4 हो गए, 5वां डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नैदानिक केंद्र, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नैदानिक केंद्र कहां, तो ये तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर है? ये हैदराबाद के अंदर है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नैदानिक केंद्र कहां है? तो हैदराबाद के अंदर है। सीआईडी देखते हैं तो सीआईडी के अंदर कहां भेजी भाई? डीएनए लैब में भेजी, हैदराबाद भेजी हुई, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी, बड़ा सीरियस होकर 5 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो हैदराबाद का वो बार बार एक जिक्र करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है नैदानिक केंद्र है वो कहां पर है? तो हैदराबाद में है। 5 स्वायत्तशासी संस्थान हमने पढ़ लिए हैं। छठा, जो जैव संसाधन और सतत विकास से संबंधित है, जैव संसाधन सतत विकास संस्थान, जैव संसाधन सतत विकास संस्थान, ये मणिपुर राज्य में है, इंफाल में स्थित है। तो अपन ने 6 देखे हैं। एनबीटीबी नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1982 में की गई, उन्होंने 6 अपने स्वायत्त शासी संस्थान बनाए। इनमें से 3 नई दिल्ली में है, एक पुणे में है, एक मणिपुर में है और एक हैदराबाद में है। इसके अलावा भी भारत के अंदर कुछ संस्थान है, महत्वपूर्ण संस्थान है, जैसे राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, संस्थान, ये नई दिल्ली में है। इसी तरह राष्ट्रीय, कोई दूध से संबंधित है, दुग्ध से करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, इसको एनडीआरआई भी बोलते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो जानते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, इसको क्या बोलते हैं? एनडीआरआई। अगर पूछ ले एनडीआरआई कहाँ है, तो करनाल में, और करनाल कौन से राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा के अंदर, दुग्ध से संबंधित। अगर मैं बात करूं वेटनरी से संबंधित, तो उसको आईवीआरआई बोलते हैं, आईवीआरआई, राष्ट्रीय वेटनरी अनुसंधान संस्थान। जैसे राजस्थान का लोगो है ना, जाने क्या दिख जाए, वैसे ही एग्जाम में आप ध्यान रखें, जाने क्या आ जाए, इसलिए आप ध्यान में रखें आईवीआरआई। और ये आईवीआरआई का जो है वो है इज्जत नगर, इज्जत नगर नहीं आए तो ये बरेली के पास में है इज्जत नगर। और बरेली कहाँ पर है? तो यूपी में, बरेली यूपी की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो हम पढ़ रहे थे कुछ संस्थान जो एनबीटीबी के अंतर्गत थे, तो वो तो 6 स्वायत्त संस्थान पढ़े थे। ये जो हमने पढ़े हैं ये शोध केंद्र हैं, अनुसंधान संस्थान है। कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, जिनमें पादप जीन संपादन ब्यूरो नई दिल्ली के अंदर स्थापित है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो पुणे के अंदर है। ऐसा करके बहुत सारे संस्थान भारत ने बायोटेक्नोलॉजी में अनुसंधान और विकास के लिए स्थापित किए। मैंने बताया था आपको, यूएनओ की जो स्थापित संस्था है आईसीजीईबी, अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिकल केंद्र, उनके द्वारा 2 संस्थान स्थापित किए गए, जिनमें एक ट्रिएस्टे इटली में है और एक न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये कुछ संस्थान है जो अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य और अनुसंधान अपन जब भारत में बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र पढ़ेंगे तो और डिटेल से देखेंगे। एक जानकारी दी है कि विश्व स्तर पर भी संस्थाएं इससे संबंधित काम कर रही है। याद रखें,
भारत के अंदर यूएनओ का जो केंद्र है वो स्थापित हुआ 1987 में, और भारत सरकार ने एनबीटीबी जो है कार्यक्रम वो चलाया, एनबीटीबी की स्थापना की, वो चलाई 1982 में। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जैव प्रौद्योगिकी की, वापस, तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम प्रकारों की बात करें, पहले तो हम जैव प्रौद्योगिकी जब आपको पढ़नी है तो आप पहले जेनेटिक्स जरूर पढ़ें, जेनेटिक्स का वीडियो जरूर देखें आप जाके, ये आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। आप जेनेटिक्स की अच्छी समझ करें। अगर आपको डीएनए के बारे में पता नहीं है, अगर आपको जीन के बारे में पता नहीं है, तो बहुत समस्या आने वाली है। तो जेनेटिक्स आप जरूर देखें, वो क्लास आप जरूर देखें। जैव प्रौद्योगिकी का जो प्रमुख वर्ग है, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो इसे प्रमुख रूप से हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक आनुवंशिकी, आनुवंशिक में बीटी लिख देता हूं, बायोटेक्नोलॉजी, और एक गैर आनुवंशिक बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको कहा था आपको जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो जेनेटिक्स से संबंधित जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम होता है उसे हम आनुवंशिक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम संपूर्ण कोशिका, ऊतक या किसी एक जीव के साथ उसका संपादन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसे हम गैर आनुवंशिक में पढ़ेंगे। संपूर्ण कोशिका, ऊतक या किसी एक जीव के साथ संपादन करते हैं तो उसे गैर आनुवंशिकी बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम देखते हैं। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रकारों की बात करूं, जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार, तो इसमें अगर मैं बात करूं जैव प्रौद्योगिकी प्रकारों में, तो जनरली ऐसे प्रश्न आजकल बढ़ने लगे, तो अपने को ध्यान में रख लेना। कलर है, सिंपल सी बात है, याद हो जाएंगे। वैसे लाल जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो लाल रंग खतरे का निशान होता है, अगर नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? लाल जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। कलर याद करना, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला। तो लाल जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगर मैं बात करूं श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो उद्योगों से संबंधित है, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन से संबंधित है श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। अगर अपने आ जाए नीला, तो नीला जो है वो समुद्र से और समुद्री जीवों से, समुद्री उत्पादों से संबंधित है। अगर मैं बात करूं हरा, हरी जैव प्रौद्योगिकी, तो ये कृषि, फसल और कृषि उत्पादों से संबंधित है। तो यहां हमने लाल ले लिया, श्वेत ले लिया, नीला ले लिया, हरा ले लिया। अगर अपने आ जाए पीला, तो पीली तो क्या होती है? सरसों होती है, तिलहन होता है। बागवानी के अंदर भी अपने को पीला ध्यान में रखना है। तो किस किस से संबंधित? तिलहन और बागवानी। कुछ केसरिया भी चल रहा है, केसरिया जैव प्रौद्योगिकी। तो केसरिया जो जैव प्रौद्योगिकी है वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम में लेते हैं शब्द, अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी के कुछ प्रकार हैं। हमने सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा देखी। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा में
हमने बायोटेक्नोलॉजी शब्द के क्या निहितार्थ हैं वो जाने। उसके बाद हमने बायोटेक के बारे में जानकारी ली। हंगरी का वैज्ञानिक कॉर्ल इरेकी, इसने सबसे पहले बताया। किरण मजूमदार ने भारत में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। इनकी एक फेमस कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन। किरण मजूमदार आपने नाम सुना होगा, इस बायोकॉन के संस्थापक है बायोकॉन। और भारत के अंदर किरण मजूमदार शो है जो जैव प्रौद्योगिकी को सबसे पहले लाने वाले हैं। उसके बाद हमने बात की विश्व स्तर पे एक संस्थान ICGEB, और इसके दो स्वायत्तशासी संस्थान, दो संस्थान है, एक भारत में है, एक ट्रिएस्टे इटली में है। NBTB की स्थापना 1982 में की, जिसके अंडर में 6 संस्थान है, उसके बारे में हमने बात की। कुछ भारत के अंदर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों की हमने बात की जो रिसर्च का काम करते हैं। उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक आनुवांशिकी और एक गैर आनुवांशिकी। उसके बाद में हमने जैव प्रौद्योगिकी प्रकार देखे। लाल चिकित्सा के क्षेत्र में, श्वेत उद्योगों के क्षेत्र में, नीला समुद्री क्षेत्र में, हरा कृषि के क्षेत्र में, पीला तिलहन बागवानी क्षेत्र में, और केसरिया अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। अगली क्लास में हम जैव प्रौद्योगिकी संबंधित कुछ तकनीकों की बात करेंगे, जिनमें मुख्य तकनीक जिन पे हम चर्चा करेंगे, इसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जैव बायो इंजीनियरिंग, जिसे हम कह सकते हैं जैव अभियांत्रिकी, हिंदी में जैव अभियांत्रिकी, बायो इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जैव अभियांत्रिकी। उसके बाद में हम बात करेंगे कोशिका संवर्धन के बारे में। हम सेल कल्चर नाम दे लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऊतक संवर्धन के बारे में, इसे हम टिश्यू कल्चर का नाम से जानेंगे, टिश्यू कल्चर। ये सब तकनीकें हैं, ये सब जैव प्रौद्योगिकी संबंधित तकनीकें हैं। इसी में हम क्लोनिंग पढ़ेंगे, इसी में हम हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में जानेंगे, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। हम स्टेम सेल के बारे में भी जानेंगे। तो ये सब जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकें हैं। ये तकनीक किस प्रकार काम करती है, हम आगे की क्लासों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अच्छे से प्राप्त करेंगे, डिटेल से प्राप्त करेंगे। क्या ऊतक संवर्धन होता है, किस तरह पुनर्योगज DNA काम करता है, किस तरह क्लोनिंग होती है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप इन क्लासेस का अध्ययन करते रहिए, जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये कक्षाएं पहुंच सके। ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और स्वयं अध्ययन करें। एप्लीकेशन पे आपको डिटेल्ड वीडियो पूरे टॉपिक के उपलब्ध हैं। कुछ वीडियोस हमने निःशुल्क यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, तो आप इनका अध्ययन कीजिए और अपना भविष्य बनाइए और जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।